जी सर आ रही। जी ठीक हो गया बस। यस सर, आ रही है, आ रही है। ओके हो गया जी। अब हमारे पास पेज 38 पर आप चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है वो असल में जो स्पेसिफिकली आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री है उसका पार्ट है। एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हमने जो भी हमारे पास केमिकल है, कोई विटामिन है, प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, कोई भी सैंपल वगैरह है, तो उनकी हमने क्या करनी होती है, क्वांटिफिकेशन करनी होती है या क्वालिफिकेशन करनी होती है। यानी कि उसकी क्वांटिटी के बारे में हमने बताना है कि उसकी क्या क्वालिटी है, और अगर उस क्वालिटी में मौजूद है तो उसकी उस क्वालिटी के साथ क्या क्वांटिटी मौजूद है। अब क्रोमेटोग्राफी जो है वो डिफरेंट जो कंपाउंड है उनको सेपरेट करना है उनकी पोलैरिटी की बेस के ऊपर। अब जो आपके पास क्वांटिफिकेशन या एनालिटिकल के लिए जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है वो जस्ट एक टूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। इसके अलावा और भी बहुत सी हमारे पास मेथड्स हैं जिसमें हमारे पास एनएमआर आ जाता है, आईआर है, इंफ्रारेड रेडिएशन वगैरह, वो भी इसमें यूज होते हैं। अब अगर हम एप्लीकेशंस ऑफ क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो ये आपकी फंडामेंटल एप्लीकेशन इसके जो आती है, क्रोमेटोग्राफी एक जर्नल है, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी की भी जो आपकी बुक के अंदर है 3 से 4 टाइप्स हैं, वैसे ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी की 8 से 10 टाइप्स मौजूद हैं। अब ओवरऑल इनकी जो एप्लीकेशन है वो सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो ये है कि जिस सेपरेशन करनी है आपने डिफरेंट मॉलिक्यूल की ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोलैरिटी। दूसरे पे हमने क्या करना है जी, सेपरेशन ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल केमिकल्स। अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल किस जगह पर आ जाएगा, जैसे आपके पास फार्मास्यूटिकल किसी भी लैब में या किसी भी इंडस्ट्री में जो चीजें बन रही हैं उनको कैसे चेक किया जाएगा, उनको चेक करने का तरीकाकार जो है वो इसी तरह की आपकी बहुत सी चीजों से हम करते हैं कि आपकी उनको आपने उनकी प्योरिटी को चेक करना है, उनकी मेल्टिंग पॉइंट है, इन चीजों को चेक करने से हमें पता चलेगा कि जो चीज आपके पास मौजूद है उसकी क्वांटिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी की एक एप्लीकेशन है कि ये टिश्यू या बायोलॉजिकल जो फ्लूइड्स वगैरह हैं उनके अंदर भी ये अपना रोल प्ले करती है। फिर आपकी स्पेसिफिकली इसकी जो फोर्थ लाइन है उसमें वो कहता है कि जी एनालिसिस ऑफ मेडिसिन। अब जो मेडिसिन वगैरह बनकर आ रही है एक इंडस्ट्री से, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। कुछ लोगों ने जिन्होंने हमारे साथ जो जुलाई में हम जब गए थे इंडस्ट्री वगैरह में, तो उन्होंने वहां पर देखा था कि इंडस्ट्री के अंदर एक पूरा प्रॉपर एरिया है जिसको हम क्या कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस का एरिया। वहां पर भी इसको क्रोमेटोग्राफी को एज अ टूल यूज किया जाता है। इसके अलावा आपके पास जो इन्वायरमेंटल एजेंसीज वगैरह हैं, जैसे वो जी ड्रिंकिंग वाटर का टेस्ट है या फिर आपकी एयर क्वालिटी का टेस्ट है, बल्कि बहुत ही सिंपल आपके पास जिस तरह पेट्रोल वगैरह का जो टेस्ट किया जाता है कि पेट्रोल या डीजल की जो क्वांटिटी है क्या वो बराबर है जो उन्होंने बताई है, तो उसका भी जो टेस्ट वगैरह है उसके अंदर भी क्रोमेटोग्राफी यूज हो रही होती है। अब जो क्रोमेटोग्राफी है उसके बेसिक कुछ पार्ट्स हैं। दो आपके पास फेजेस होते हैं, एक इसका फेज होता है स्टेशनरी और एक इसका होता है मोबाइल। जो आपके पास स्टेशनरी फेज है वो स्टेशनरी उसको इसलिए कहा जाता है कि वो मूव नहीं करता, और जो सेकंड मोबाइल फेज है वो मोबाइल से मुराद होता है कोई भी ऐसी चीज जो मूव करे। अब स्टेशनरी के अंदर भी 4 से 5 एग्जांपल्स उसने दी हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है क्रोमेटोग्राफी पेपर की है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, एक्टिवेटेड चारकोल है, या फिर हमारे पास सिलिका जेल वगैरह का जो पेपर है जिसका हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज है वो असल में क्या होता है, वो कोई भी सॉल्वेंट होता है, उसके अंदर इसने 3 से 4 एग्जाम्पल दी हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे इसने पेट्रोलियम ईथर है, प्रोपेनोल है, एथानॉल, एसीटोन की एग्जाम्पल दी है। इसके अलावा हमारे पास पेट ईथर का भी मौजूद है, मेथानॉल भी मौजूद है, क्लोरोफॉर्म मौजूद है, इसी तरह से और इनकी रेशो में हम इस्तेमाल करते हैं। अब इससे क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट सॉल्वेंट की अफिनिटी डिफरेंट केमिकल्स के साथ अलग-अलग होती है। अब क्या होता है कि आपके पास अगर दो सैंपल हैं, उनमें से अगर दोनों सेम है, अगर कोई क्लेम करता है कि ये दोनों एक ही चीज है, तो फिर उनको एक ही सॉल्वेंट सिस्टम में सेम मूव करना चाहिए। तो इससे हमें अंदाजा होता है कि आपके पास जो सैंपल है वो उसकी प्योरिटी क्या है, या ये दोनों सैंपल एक जैसे हैं या दोनों सैंपल एक दूसरे से अलग हैं। इसके बाद आ जाती है आरएफ वैल्यू।
RF जो है वो रिटार्डेशन फैक्टर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, रिटेंशन फैक्टर या रिटार्डेशन फैक्टर। रिटेंशन फैक्टर क्या है कि आपकी इंडिकेशन होती है कि आपका एक पर्टिकुलर जो कंपाउंड है वो कितना ट्रेवल किया है एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में। कि आपके पास अगर आपने 1 इंच या 1.5 इंच की वो प्लेट काटी है, TLC की हम बात करेंगे, तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो ये डिस्टेंस कवर हो रहा होता है, डिस्टेंस कवर बाय सब्सटेंस डिवाइड बाय डिस्टेंस कवर बाय सॉल्वेंट। आपका अगर सॉल्वेंट जो है वो 1 इंच तक मूव करता है और आपका जो सब्सटेंस है वो 0.7 इंच तक मूव करता है, तो उससे हम रेशियो से निकालते हैं कि RF वैल्यू क्या निकलेगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है उसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था वो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी थी। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या होती है कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जो कि नीचे से ऊपर की तरफ मूव करती है। ऐसी क्रोमेटोग्राफी जो कि जिसमें आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम आप नीचे ऐड करते हैं और वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है। फिर हमारे पास दूसरी जो आती है वो डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। उसमें होता है कि आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। ये उन सॉल्वेंट सिस्टम में यूज किया जाता है, वो सॉल्वेंट सिस्टम जो कि बहुत ही स्लो मूव करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं अगेंस्ट द वो ग्रेविटी की पुल की वजह से वो थोड़ी सी स्पीड उनकी ज्यादा होती है। जबकि मैक्सिमम जो हमारे पास क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म होती है वो असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी ही परफॉर्म होती है। इसके बाद आ जाती है सर्कुलर। सर्कुलर इन सेंस है कि जैसे आपके पास एक फिल्टर पेपर होता है, जो आपने लैब में आपने देखा होगा कि एक सर्कल फॉर्म में फिल्टर पेपर है, तो उसमें क्या किया जाता है कि फिल्टर पेपर के या पेपर जो है सर्कुलर, ये जो भी न्यू ज्वाइन हुए हैं 11REI, जी ये कौन है? REI के नाम से कोई अभी लॉग इन हुए हैं, ये कौन है? सर उमर फारूक। जी ठीक है, इसको म्यूट कर दें। अच्छा, अब हमारे पास क्या हो जाता है कि जी सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी में इस तरह से होता है, जैसे आपके पास एक फिल्टर पेपर की एग्जांपल हम जहन में रखते हैं कि जैसे फिल्टर पेपर है उसके अगर मिड में आप कोई स्पॉट लगा देते हैं, तो क्या होगा कि जब उसको सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर रखा जाएगा तो वो जो स्पॉट होगा वो सर्कुलर रेडियल फॉर्म में मूव करेगा। तो ये आपके पास भी इस्तेमाल होती है सर्कुलर फॉर्म और रिंग फॉर्म के तौर पे। ये उन कंपाउंड या मिक्सचर के लिए इस्तेमाल होती है जिनके अंदर बहुत ज्यादा मिक्सचर्स हों। अगर एक दो तीन हमारे पास मिक्सचर हो तो फिर हम ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी या डिसेंडिंग को यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जिसके अंदर 10 से 15 चीजें मौजूद हैं, तो वो आपके पास असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में उस तरह से अलहदा नहीं होती, जबकि आपकी सर्कुलर या रेडियल क्रोमेटोग्राफी में बहुत ही आसानी से वो सेपरेट आउट हो जाती हैं, क्योंकि वो रिंग की फॉर्मेशन बनाती हैं, तो वो रिंग की वजह से हमें आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। अब आ जाती है हम जो स्पेसिफिकली हमारे पास कुछ टाइप्स हैं क्रोमेटोग्राफी की। अब अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो पहली टाइप इसने बताई है पेपर क्रोमेटोग्राफी, दूसरी है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और थर्ड वन है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब अगर हम देखते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में, पेपर क्रोमेटोग्राफी सबसे कॉमन टाइप है। ये अगर जिन स्टूडेंट्स ने FSC प्री मेडिकल वगैरह की है तो उनके प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग उनकी भी केमिस्ट्री के अंदर ये वाली ये वाला प्रैक्टिकल करवाया जाता है। बड़ा सिंपल सा प्रैक्टिकल है। इसमें आपके पास क्रोमेटोग्राफी का लिए क्रोमेटोग्राम यानी कि एक पेपर मौजूद होता है जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पे होता है। अब स्टेशनरी फेज इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर यूज हो रहा है। सेकंड मोबाइल फेज वही जैसे हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि आप उसमें वाटर यूज हो सकता है, एथानॉल है, एसीटोन वगैरह। अब इसको प्रोसीजर, क्योंकि ये वाला जो आपके पास थेरी है ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से है, इसीलिए हमने आज की जो क्लास है उसको इसी तरह से डिजाइन किया है कि थोड़ी सी आपकी ये थेरी रिवाइज होगी और लास्ट में हम इसी थ्योरी को रिवाइज करने के बाद जो प्रैक्टिकल हमने लास्ट वीक में जो वीकेंड वाले स्टूडेंट्स ने भी किया था और जो रेगुलर स्टूडेंट्स ने भी लास्ट वीक में किया है प्रैक्टिकल, उसी की वीडियो फॉर्म जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और फिर उसी वीडियो के हवाले से जो हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है उसको डिटेल से समझना है, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है उसको हमने इस थ्योरी के साथ मैच कर लेना है ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, दोनों चीजें एक ही वक्त में क्लियर हो जाए। अब आ जाते हैं हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसीजर के ऊपर। अगर इसके प्रोसीजर की बात करते हैं तो बिल्कुल सेम इसका प्रोसीजर और जो TLC है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर है वो तकरीबन सेम है। किस तरह से आपके पास फर्स्ट हमने क्या करना है जी, क्रोमेटोग्राफी जो पेपर है उसको हमने ले लेना है। उसको अपनी मर्जी के मुताबिक अगर आपने रेडियल उसको
रन करना है तो अब आप उसको सर्कुलर फॉर्म में काट लेंगे। अगर आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग करना है तो आपने सिंपल उसकी, जिस तरह से हमने जब परफॉर्म किया था तो हमने 1 इंच और 1.5 इंच की कुछ जो है टीएलसी काट ली थी। अब वो कहता है कि जी असेंडिंग के लिए जैसे हमने परफॉर्म किया, असेंडिंग के लिए आप क्या करेंगे कि असेंडिंग के लिए हम जो बॉटम लाइन के ऊपर एक लाइन, बॉटम पर एक लाइन लगा लेंगे। अब उस लाइन लगाने का क्या मकसद है? उस लाइन लगाने का मकसद ये है, ये जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उनको समझ आ रही होगी या उनके जहन में चल रहा होगा कि कैसे हमने बॉटम पर लाइन लगाई थी। बॉटम पर लाइन लगाने से ये होता है कि आपके पास जो हमने स्पॉट लगाने हैं वो सब के सब एक लाइन में आएंगे, क्योंकि इसमें टोटल गेम होती है आपकी अफिनिटी की, कि किस सॉल्वेंट के अंदर कौन सा जो आपका सैंपल है वो कितना रन किया। तो अगर वो सैंपल एक लाइन में नहीं लगे होंगे, मुख्तलिफ जगह पर लगे होंगे, तो ऑटोमेटिकली उनकी अफिनिटी को हम उस तरह से चेक नहीं कर पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे कि जी उस पर लाइन, बेस लाइन पर लगा ली, उसको वो कहता है कि जी 1.5 सेंटीमीटर, इसका इतना वो हार्ड एंड फास्ट रूल देंगे, आप एक अंदाजे से जो है उसकी बेस लाइन पर एक लाइन लगा लेंगे। थर्ड पर आप क्या करेंगे जी, सैंपल को अप्लाई करेंगे। अब सैंपल को अप्लाई करने के लिए हमने बड़ा सिंपल सा यूज किया था कि जी हमने कैपिलरी ट्यूब आप लोगों के सामने हमने इस्तेमाल की थी। कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमने उस सैंपल को वो ले लिया। अब इसके लिए जरूरी है कि आपका जो सैंपल है वो उसका क्या बना हो, सोल्यूशन फॉर्म में हो, सॉलिड फॉर्म में नहीं हो, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इसमें कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये मूव करता है। तो अगर सॉलिड फॉर्म में होगा तो वो सैंपल वहीं पे रुक जाएगा, मूव नहीं करेगा। तो उसके लिए भी आप लोगों को बताया था कि मुख्तलिफ जो आपके पास सैंपल है, जिस जोन सा सैंपल जिस चीज में आसानी से मिक्स हो जाता है उस सॉल्वेंट सिस्टम में हम उसको मिक्स कर लेते हैं। उसमें मैक्सिमम आपके पास जो मेथनॉल या एथेनॉल है उसको यूज किया जाता है, एसिटिक एसिड वगैरह भी यूज हो जाते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उसको एप्रोप्रिएट टाइम, मतलब उसमें लगाने के बाद उसको आप क्या देते हैं जी, एप्रोप्रिएट टाइम देंगे। क्या उसको कहते हैं, सॉल्वेंट को। सॉल्वेंट वो आराम आराम से मूव करेगा। अब वो जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो जरूरी नहीं है कि एक ही सॉल्वेंट हो, उसमें हो सकता है 2 सॉल्वेंट हो, 3 सॉल्वेंट हो, 4 सॉल्वेंट हो, इस तरह से भी होता है। लेकिन मैक्सिमम आपके पास जो है 2 सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है, 2 सॉल्वेंट सिस्टम का होना। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, उसको मूव कराएंगे, उसकी आरएफ वैल्यू चेक करेंगे। उसके लिए हमने यूवी लैंप को इस्तेमाल किया था, आप लोगों ने के साथ शेयर भी किया था यूवी लैंप किस तरह से होता है, ठीक है, और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया गया था वीडियो उसमें प्रैक्टिकल के अंदर, और वही अभी हम थोड़ी देर बाद वीडियो में भी चेक कर लेंगे। अब वो कहते हैं कि जी अगर हम रेडियल क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं तो सैंपल इज अप्लाइड इन द सेंटर एंड थ्रेड हैज बीन पास्ड इन थ्रू द सेंटर द मोबाइल फेस। अच्छा, अब क्या होगा कि जी आपकी जो पेपिलरी एक्शन है, कंपोनेंट ऑफ सैंपल विल सेपरेट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। फाइनली आरएफ वैल्यू जो होगी कंपोनेंट की वो कैलकुलेट हो जाएगी। फाइनली आपके पास जो आरएफ वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। स्टाइल आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी के भी वही 3 स्टाइल है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है और रेडियल क्रोमेटोग्राफी है। ये तीनों आपके पास स्टाइल मौजूद होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। एप्लीकेशन के अंदर पहली एप्लीकेशन एग्जैक्टली जो आप फार्मेसी टेक्नीशियन है उसके टॉपिक से रिलेटेड है, कि आपके पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज टू सेपरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। कि आपके पास जब कोई भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिससे आपकी आगे मेडिसिन बननी है, जो उसके अंदर एक्टिव, उसके अंदर फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। इसके अलावा पॉइजन को आइडेंटिफाई करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट मेडिसिन के लिए भी है, डिफरेंट बॉडी टिश्यू के लिए भी है, और फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन आपके पास क्या होती है, इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए, ये डेथ और क्राइम सीन के जो वो शवाहिद मिलते हैं उनको भी एनालाइज करने के लिए ये पेपर क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है। अब इसके साथ आपका ये जो पहला टॉपिक है जिसको हम क्या कहते हैं जी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसके साथ आपके पास जो पहला है पेपर क्रोमेटोग्राफी वो कंप्लीट हुआ। पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बात कर ली कि क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है। सेकंड में हमने उस क्रोमेटोग्राफी के साथ साथ उसकी जो जर्नल एक एप्लीकेशंस है उनकी बात कर ली। उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी को स्पेसिफिकली हमने बताया कि जी पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है, उसका प्रोसीजर क्या है, और फिर लास्ट में हमने उसकी एप्लीकेशंस की बात की है कि लास्ट में उसकी कौन। जी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आ जाता है इसी की कंटिन्यूटी में, वो होता है जी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है
वो असल में पेपर क्रोमेटोग्राफी की ही एक एडवांस टाइप है। यानी कि जो पहले स्टार्टिंग में पेपर क्रोमेटोग्राफी से जो काम लिया जाता था, अब उसी वही काम और बेहतर तरीके से हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की मदद से ले रहे होते हैं। अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के ऊपर एक एब्जॉर्बेंट मटेरियल यूज होता है। अब वो एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो है वो मैक्सिमम सिलिका जो है वो इस्तेमाल होता है जी। अच्छा, अब इसमें भी स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के हवाले से उसने बात कर ली है। स्टेशनरी फेज जो आपके पास सेम उसी तरह से एब्जॉर्बेंट होगा। अब स्टेशनरी फेज जो होगा वो हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उसके अंदर हमने जो सिलिका जेल की प्लेट थी उसको एज अ स्टेशनरी फेज यूज किया था। मोबाइल फेज इसके अंदर भी 0817 काइंडली म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, अब जो इसके अंदर मोबाइल फेज है वो एथेनॉल, वाटर या इसी तरह से और भी हो सकते हैं। जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था उसके अंदर आप लोगों को याद होगा हमने पेट्रोलियम ईथर और इथाइल एस्टेट को यूज किया था। अब इसका जो प्रोसीजर है वो भी उसी तरह से जैसे आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी का होता है, सेम उसी तरह से इसका प्रोसीजर क्या होता है कि आप स्पेशल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेंगे। अब वो जो स्पेशल थिन लेयर क्रोमेटोग्राफिक पेपर है वो हमारे ये हमने जो प्रैक्टिकल परफॉर्म किया या जो हमने विजुलाइज किया वो था आपके पास सिलिका जेल का पेपर, जो कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में यूज हो रहा है। अब उसको भी आप डिसेंडिंग भी कट कर सकते हैं, असेंडिंग भी। हमने उसको असेंडिंग के तौर पे यूज किया। असेंडिंग से क्या मुराद है कि हमने उसके नीचे बॉटम लाइन में लाइन लगाई, उसके ऊपर सैंपल लगाए और उसको जब रखा तो जो आपके सॉल्वेंट सिस्टम है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था। जब नीचे से ऊपर की तरफ सॉल्वेंट जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सॉल्वेंट सिस्टम जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो हम उसको असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद वो कहता है कि जिस बेस लाइन फ्रॉम फाइनल एज, फिर ड्राइंग द प्लेट द सैंपल इज अप्लाइड द सेंटर ऑफ द बेस लाइन एंड द प्लेट इनक्लोज्ड इन द मोबाइल फेस। आप लोग विजुलाइज करें, थोड़ा सा मेमोराइज करें कि हमने जब लास्ट वीक में किया था तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी तरह से हमने क्या किया था। जिस सबसे पहले अप्रोप्रिएट, अगर आपने 2 सैंपल लगाने हैं तो आपने छोटी प्लेट रख लेनी है। अगर आपने 3 या 4, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल हम उसमें सैंपल लगा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप सिंपल आपको बाउंड है जी आपने 1 सैंपल लगाना है या 2 सैंपल लगाने हैं। आप अपनी जरूरत के मुताबिक राजा साइम जैन इलियास म्यूट कर दीजिएगा। अच्छा, इसके जी 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 साइम। सॉरी सर। अच्छा, अब हमारे पास क्या होता है कि जी म्यूट कर दीजिएगा। हम क्या करेंगे कि जो हमने पॉइंट लगाना है बेस लाइन के ऊपर, वहां पर आप सैंपल लगाएंगे। सैंपल लगाने के बाद हमने क्या किया था, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेप किया था कि सैंपल लगाने के बाद यूवी लैंप के अंदर उसको विजुलाइज किया कि क्या हमारे सैंपल बराबर आए हैं। जब हमें इस चीज का पता चल जाता है कि जिस यूवी लैंप के अंदर आपके जो सैंपल है वो बिल्कुल बराबर है, फिर आप क्या करते हैं, उसको सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर रन करते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर आप लोगों के सामने 2 to 3 मिनट्स लगते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से असेंडिंग ऊपर की तरफ मूव करता जाता है। जब वो ऊपर की तरफ मूव करता है तो आपके पास जो सैंपल होता है उसको वो साथ लेकर रन करता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, जब आपका सॉल्वेंट सिस्टम एक खास हद तक मूव कर चुका होता है तो फिर आप उसको बाहर रखकर थोड़ी सी देर के लिए ड्राई करते हैं। क्योंकि ड्राई करने से ये हो जाता है कि आपके, क्योंकि अगर आप उसी वक्त वेट फॉर्म में ही उसको चेक करेंगे तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो बैंड्स हैं वो एक्स्ट्रा आई होती हैं। जब वो थोड़ा सा ड्राई हो जाता है सॉल्वेंट तो फिर आपके जो स्पेसिफिकली जो बैंड होगा वो स्पेसिफिकली नजर आ रहा होगा। इसके बाद आप क्या करेंगे जी, कंपोनेंट सैंपल विल सेपरेट और फाइनली आप आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सेम इसके भी 3 स्टाइल्स हैं, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है और रेडियल है। हमने इसमें से एक स्टाइल परफॉर्म किया था जो कि असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी था। अब अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इसकी एप्लीकेशन पहली आपकी जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी एप्लीकेशन है वो पहली और दूसरी है। फर्स्ट वाली जो है आपके पास प्योरिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी प्योरिटी चेक करनी है कि अगर वो क्लेम करते हैं कि जी इसके अंदर ये एटम्स मौजूद हैं या ये आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं तो आपने उसकी प्योरिटी चेक करनी है। तो ये उसके लिए ये बेस्ट मेथड है।
सेकंड आपके पास आ जाती है जो आपके पास फोरेंसिक में एनालाइज द डाई कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स वगैरह, आपकी फोरेंसिक साइंसेज में बहुत ज्यादा ये इस्तेमाल हो रही है। फिर आइडेंटिफाइंग कंपाउंड्स प्रेजेंट इन अ गिवन सब्सटेंस, कि आपके पास जैसे हमने जो परफॉर्म किया था, हमने क्या किया था जी, एक केमिकल है उसको दूसरे केमिकल से चेक किया कि क्या ये दोनों केमिकल एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अगर मुख्तलिफ हैं तो इसका मतलब है कि कोई रिएक्शन हुआ है, कोई नई चीज है। अगर वो दोनों बिल्कुल सेम है तो इसका मतलब है कि वो रिएक्शन नहीं हुआ। अब इधर से ही जितने भी स्टूडेंट हैं, अ, ए, सर 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 उमैद, जी जी सर। जी काइंडली स्टूडेंट्स, ये मैं एक वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ, कल भी शेयर किया था इवनिंग में। दोबारा से मैं इसी ग्रुप के अंदर, जिस ग्रुप में आप लोग इस वक्त कर रहे हैं, इसी ग्रुप के अंदर मैं दोबारा से इस वीडियो का लिंक शेयर कर रहा हूँ। ये वही जो हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था लास्ट वीक में, उसी की वीडियो, क्योंकि उस वक्त हमने परफॉर्म किया था तो हमने वीडियो साथ में बनाई थी, तो उस वीडियो को थोड़ी सी एडिट करके तो हमने उसको जो है अपलोड किया है। तो आप लोग अब क्या करेंगे कि उसी वीडियो की तरफ चले चलेंगे काइंडली। मैं भी वो वीडियो ऑन कर लेता हूँ, फिर हम जो जो भी हमने ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का प्रोसीजर परफॉर्म किया है, ये हम स्टेप वाइज वहां पर आप लोगों को जैसे जैसे वीडियो के अंदर दिखाया जाता है वैसे वैसे मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाता हूँ। जो उस वीडियो की के ऊपर पहुंच जाए वो यस कहता जाए, ताकि हम फिर वहीं से स्टार्ट हो जाए। जी यस सर, सर, पहुंच गए वीडियो, पहुंच गए बस सर। वहीं पे उसको भी स्टॉप रखिएगा, मैं जब स्टार्ट करूंगा फिर साथ साथ आपने चलना है, ठीक है। बाकी भी तमाम स्टूडेंट्स हो गए लॉग उसके साथ लिंक में। हाँ सर, पहुंच गए। ये लास्ट में अभी हमें किसी ने ज्वाइन किया, सैमसंग, ये कौन है जी, एस एम, नाम तो चेंज किया करें साथ में। जी बच्चे, मैक्सिमम लोग उस वीडियो तक पहुंच गए हैं। यस सर, पहुंच गए। जी बेटा, अब उसको बिल्कुल आपने स्टार्ट से स्टार्ट करें बिल्कुल। अब सबसे पहले स्टार्ट में उसको आपने रोकना है, उसकी एप्लीकेशन वहां पर भी कुछ लिखी हुई है। जी, अब अगर आप इस वीडियो पर भी आते हैं तो हमने सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन इस पर ऐड की है कि अगर हम, जी जी, कि किसी को कोई इशू हो रहा है। नो सर, क्लियर है। नो सर। जी क्लियर है। जी सर, अच्छा क्लियर है। जी, सबसे पहले हमने एप्लीकेशन इसकी देखनी है। एप्लीकेशन में एग्जैक्टली वही चीजें लिखी हैं जो भी आपको बताई हैं, कि आपकी सेपरेटिंग कैटाइनिक एनाइनिक प्योरली कवलेंट सब स्पीशीज है, अमाइनो एसिड के लिए यूज हो रही है, सेपरेशन ऑफ विटामिन, विटामिन ई, विटामिन D3, और एप्लीकेशन पीएलसी के क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया जी, ये टीएलसी प्लेट मेरे हाथ में थी, ये हमने ये जो रेड लाइंस, ये जो पेंसिल है, इससे हमने क्या कर लिया, इसके नीचे जो है वो लाइन ड्रा कर ली। अब ये लाइन ड्रा करने का मकसद आप लोगों के साथ ऑलरेडी मैंने शेयर किया, कि ये लाइन इसलिए ड्रा की जाती है कि इसके अंदर जो आपने सैंपल लगाने हैं वो तमाम सैंपल एक जगह पे सही से लगे। अब ये एक सैंपल हमने उठा लिया, ये साथ में दूसरा सैंपल है। ये आप लोगों के साथ हमने, जिन्होंने प्रैक्टिकली परफॉर्म किया था उनको अच्छे से याद है कि इन सैंपल के हवाले से भी आपके साथ पहले हमने डिस्कशन की थी कि किस तरह से ये सैंपल हमने प्रिपेयर किए हैं, ये सैंपल क्या है। अब ये कैपिलरी के अंदर हमने इस सैंपल को फिल कर लिया, आप लोगों को दिखाया गया, फिर ये सैंपल हमने उसके ऊपर क्या कर लिया, लगा लिया। ये जो साइड पे आपके पास बॉटल्स नजर आ रही हैं आपको, ये सॉलिड फॉर्म में मौजूद है, इन्हीं की हमने क्या बनाई है, सॉल्यूशन बनाया है। फिर हमने इस जो कैपिलरी है उसको, ये असल में क्या होता है कि बहुत सी चीजें जब हम परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें कुछ चीजें जिस तरह अभी लिखते हुए हम
बहुत सी चीजें नहीं लिखते। परफॉर्मेंस के अंदर जैसे ये टिश्यू पेपर से हम वॉश कर रहे हैं, टिश्यू पेपर्स को यूज कर रहे हैं, इसके अलावा कैपिलरी ट्यूब को किस तरह से इस्तेमाल करना है, अब यहाँ पर कहीं भी कैपिलरी ट्यूब का जिक्र नहीं होगा। एक सैंपल हमने अप्लाई कर लिया, अब ये सेकंड सैंपल है जो कि हमने अप्लाई करना है उसी के साथ। अब जब हम ये सेकंड सैंपल लगाते हैं तो ये आप लोगों के सामने, अब यहाँ पर मैंने उस वक्त भी स्टूडेंट्स को कहा था कि मेहरबानी करके आप लोग नीचे चले जाएं ताकि हम आसानी से वीडियो रिकॉर्ड कर सकें, लेकिन ये हमारे जो होनहार स्टूडेंट है उन्होंने अपनी जो है ना वॉइस ओवर इसमें वीडियो में जरूर देना बेहतर समझी है। वो हम एडिटिंग वाले ने काफी कोशिश की है बैकग्राउंड नॉइज कम करने की, लेकिन जो हमारे होनहार स्टूडेंट है उनकी आवाज मेरे से ज्यादा थी। लेकिन ये है कि चलें आपके समझने के लिए ये वीडियो जो है काफी है जी। ये दो चीजें हमने कर ली। अब ये देखें, ये यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्टेप हमने खुद परफॉर्म किया है। कौन सा? कि हमने ये चेक करना है कि ये जो दोनों हमने सैंपल लगाए हैं कि ये दोनों सैंपल्स ठीक जगह पर लगे हैं, कि ऐसा तो नहीं है कि एक सैंपल ऊपर है या नीचे है। ये देख लें, आपके सामने आपको नजर आ रहा है, विजुलाइज हो रहा है यूवी लैम्प के अंदर कि ये दोनों सैंपल बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पर सैंपल ऊपर या नीचे होगा तो फिर वो आपका ये जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने की जो वो है जरूरत है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि टोटल आपके सॉल्वेंट सिस्टम इसी में मूव करे। अब हमने ये सॉल्वेंट सिस्टम आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने सबसे पहले आप लोगों को पेट ईथर दिखाया, दूसरे नंबर पर मैंने इथाइल एसीटेट आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। अब ये पेट ईथर को मैंने ओपन किया, इसमें से मैं 1 ml ये फिल कर रहा हूँ। हमने उस इसमें सिंपल आपके पास ये भी मेथड है, और सेकंड अगर आपके पास पिपिट है आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस हुआ था कि कैसे हमने जो सैंपल है मुख्तलिफ सैंपल मुख्तलिफ सॉल्वेंट सिस्टम के साथ मूव करते हैं। तो ये वाला क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा सैंपल थे तो मुझे अंदाजा है कि ये किन में मूव करते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट 2 ही लेकर आया था। ये देखिए, हमने 1 ml जो है इसके अंदर बीकर के अंदर एड अप कर ली। अब जब ये 1 ml बीकर में एड अप कर ली, इसके बाद क्या हुआ, फिर हमने ये जो इथाइल एसीटेट है ये तकरीबन 0.5 ml यानी कि उससे हाफ, 2:1 भी इसको कहते हैं और 1:0.5 भी इसको नाम दिया जाता है। 2:1 ज्यादातर इसको कहा जाता है, 3:1 भी होती है, 2:1 भी होती है जी। अब ये दोनों हमने सैंपल इसके अंदर ऐड कर लिए। उसके बाद आप देखेंगे ये हमने उस सैंपल के जो आपके पास ये हम उसके अंदर क्या कर रहे हैं जी। जब हमने ये कर लिया तो इसके बाद हमने जी, इसके बाद हमने आपके सामने टीएलसी प्लेट जो है उसको इसके अंदर रख कर जी, ये टीएलसी प्लेट को हमने इसके अंदर रख दिया और ये ऊपर से उसको कवर कर दी। कवर करने का मकसद ये होता है कि आपके पास या तो सॉल्वेंट सिस्टम उड़ ना जाए या किसी किस्म की इम्प्योरिटी उसके अंदर ना आ जाए। ठीक है, तो हम इसको कवर कर देते हैं। अब कवर करने के बाद यहाँ पर वैसे तो इसको ओरिजिनली 3 to 4 आई थिंक सो 2 मिनट लगे थे, लेकिन यहाँ पर हमने कट करके के वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो जाए, इसके अंदर से हमने थोड़ा सा, आप लोगों को नजर आएगा कि जिस टाइम हम कट करेंगे वो कट कर दिया हमने, ताकि ये जो विजुलाइज है ये देखें, आपको नजर आ रहा है विजुलाइज हो रहा है। ये देखें 80 और 60 के दरमियान में इस वक्त सॉल्वेंट सिस्टम मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा से आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो मूव कर रहा होगा ऊपर की तरफ। अब ये असेंडिंग है। असेंडिंग क्यों है? क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अगर ये ऊपर से नीचे की तरफ हो, जो कि हमें बहुत ही एक्सटेंसिव, उसके लिए अलहदा सॉल्वेंट सिस्टम भी यूज होते हैं और अलहदा सिस्टम है उसमें। ये हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि ये जो आपके पास जो सॉलिड फॉर्म में है ये कुछ, और ये सोल्यूशन फॉर्म में जो सैंपल है जो हम यूज कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आप लोगों के साथ डिटेल शेयर कर रहे हैं कि ये किस तरह से बने हैं। एथेनॉल में बन सकते हैं, एसिटिक एसिड वगैरह में बन सकते हैं। तो ये अब देखें, आप ये हमने यहाँ से कट करके ताकि आपकी जो टाइम है वो थोड़ा सा बच जाए। मैक्सिमम आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो ऊपर की तरफ मूव करके, अब यहाँ पर भी ये देखें हमने एक तकरीबन 30 सेकंड से 40 सेकंड के लिए इसको रखा है। ये भी आप लोग देख सकते हैं कि ये आपका जो टीएलसी है ये वेट जो है वेट है। इसको थोड़ी सी देर रखने से ये क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है। अब ड्राई होने के बाद ये अब आप लोग देख सकते हैं, अब हम दोबारा से यूवी लैम्प की तरफ आ गए हैं। अब एक जो सैंपल है वो देखें, वो कॉर्नर पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि वो देखें, वो बहुत ही विजुलाइज है, पिंक सा कलर उसका ये नजर आ रहा है। और ये वाला जो सॉल्वेंट है, ये वाला जो सैंपल है ये यहाँ तक मूव किया और सेकंड वाला वहां तक मूव किया। अब इस चीज से हमें ये अंदाजा हुआ कि ये जो दोनों आपके पास
सैंपल थे ये दोनों अलग अलग हैं, सेम सॉल्वेंट सिस्टम में इनकी जो अफिनिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो ये आपके लिए, और सेकंड ये कुछ जो हमने उससे 1-2 दिन पहले परफॉर्म किए थे वीकेंड क्लास के अलावा, उससे 1 दिन पहले जो हमने परफॉर्म किया था उसके भी हम यहाँ पर आप लोगों को दिखा रहे हैं कि सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर किस तरह से कोई चीज मूव कर रही है। जी, यहाँ इसके बाद आप लोग दोबारा से क्लास की तरफ मूव कर जाएं। जी बच्चे, अभी तकरीबन तमाम जो स्टूडेंट हैं वो ओपन कर लें माइक। जी बच्चे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो माइक ओपन करें। माइक ओपन कराने का मकसद है कि अभी हमने जो ये थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, उसके हवाले से जो आप लोगों ने वीडियो देख ली, अब इसके अंदर अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो वो अभी क्लियर कर ले, क्योंकि ये दूसरी बार हम ये कर रहे हैं ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए, दोबारा दोबारा से हमें इस टॉपिक की तरफ मूव ना करना पड़े। जी, जो स्टूडेंट माइक ओपन नहीं कर रहे इसका मतलब है कि वो क्लास ले ही नहीं रहे। अलिशा खुर्शीद, अनिल यूनस, मोहम्मद बिलाल, चौधरी ब्रदर्स, जो कोई भी है माइक ओपन करें अपना। जी, सर लास्ट में सिर्फ मोहम्मद बिलाल रह गए। जी जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अभी जो डिस्कशन हमने की उसके अंदर हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी दोनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब इससे रिलेटेड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो वो इस वक्त पूछ सकता है। ये अभी हमारे पास 8 से 10 मिनट जो है वो क्वेश्चन सेशन है, इससे रिलेटेड है, या इस सब्जेक्ट के हवाले से किसी को कोई इशू है तो वो भी पूछ ले। ये 8 से 10 मिनट का सेशन है क्वेश्चंस का। उसके बाद जब ये आपका लिंक क्लियर हो जाएगा तो फिर हम लास्ट सेशन के अंदर जो हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसके हवाले से डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जी, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन, जिन्होंने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, जिन्होंने सर प्रैक्टिकल ये परफॉर्म नहीं किया किसी वजह से, या जिन्होंने अभी वीडियो देखी है उस वीडियो के अंदर अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, या थ्योरी के अंदर किसी को कोई क्वेश्चन। सर आपने जी, वीडियो की थी क्योंकि मुझे वीडियो दिखाई नहीं दे रही थी। जी मुझे कौन भी बात कर रहे दिखाई दे रही थी। हैं? जी जी, कौन है आप? मैं सुहेब आमिर हूँ। जी, सुहेब आमिर। अच्छा, क्या हुआ है वीडियो का? मैं कह रहा था मैंने सर ऑनलाइन लिए लेकिन जो वीडियो थी वो वीडियो दिखाई नहीं दे रही थी, मतलब कि वीडियो मुझे नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ आवाज आ रही थी। हम्म। जी, सिर्फ और ऑडियो किसी सर स्टूडेंट का? वीडियो नहीं शो हुई। जी सर, अच्छा, मेरा भी। जी सर जी जी। सर ये जो प्रैक्टिकल में जो सैंपल सैंपल सर वहीं पे मिलेंगे कि नहीं सर? सैंपल से क्या बनेगा सर? सैंपल कौन से उठाने पड़ेंगे हमें? जी हनीफ शाह, अच्छा जी, आपने क्वेश्चन किया है कि जी सैंपल, अब ये सैंपल ये था कि क्योंकि हमारे पास जरूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक आपने सैंपल लेना हो, ठीक है। अब आप केमिस्ट्री के लैब के अंदर या फार्माकोग्नोजी की लैब के अंदर, आप क्योंकि ये आप पढ़ रहे हैं फार्माकोग्नोजी की लैब के अंदर, फार्माकोग्नोजी के अंदर जो इसका क्रोमेटोग्राफी या थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जो बेसिक पर्पस होता है कि आपके पास कोई एक प्लांट है, उसका आप क्या निकालते हैं? एक्सट्रैक्ट निकालते हैं। अब उसका एक्सट्रैक्ट आप मेथानॉल में भी निकाल सकते हैं, एथानॉल में आ सकता है, एनहेक्सेन में आ सकता है, इथाइल एसीटेट में आ सकता है, पेट ईथर में भी हो सकता है। अब क्या होता है कि उसका जब आप एक्सट्रैक्ट निकाल लेते हैं, एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद आपने क्या करना होता है, उसके जो मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंट है कि किस एक्सट्रैक्ट में कौन सी चीज ज्यादा है, तो आप उनको क्या करते हैं, इस तरह से सेपरेट आउट करते हैं।
तो अब क्योंकि आपकी जो लैब के अंदर उन्होंने सिर्फ इसका प्रोसीजर के हवाले से बात की है, इसकी इतनी डिटेल नहीं दी, तो हमने क्या किया है कि जो मुख्तलिफ केमिकल वालेकुम जी सलाम ठीक सर। हो गया जी, मैक्सिमम लोग दोबारा से रिज्वाइन हो गए। अच्छा, अब हमारा जो आज का टॉपिक था उसके अंदर क्रोमेटोग्राफी की 2 टाइप्स हमने डिटेल से पढ़ ली, जिसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी है और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की आप लोगों के साथ प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो भी शेयर कर लिया गया। अब इसी के अंदर हमारे पास तीसरा आ जाता है, पेज 44 पे आप चले चलेंगे इसी बुक के फार्माकोग्नोजी के अंदर, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब जो ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, ये टोटली एक चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा है, ये टोटली डिपेंड कर रही है आपकी क्या प्योरिटी के ऊपर। मतलब आपके पास कोई भी सैंपल है, अगर उसके अंदर किसी भी किस्म की इम्प्योरिटी है, तो उसको प्योर करने के लिए जो सबसे वैलिड मेथड है वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी को उसने डायग्रामेटिकली भी आप लोगों को थोड़ा सा विजुलाइज कराने की कोशिश की है। ये एज कंपेयर टू थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी बहुत ही एक्सटेंसिव प्रोसीजर है इसका। जैसे आप लोगों के सामने हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की मतलब प्रैक्टिकल शायद आधे पौना घंटा लगा था, और उसकी हमने वीडियो जो है आप लोगों के लिए 5 और 5.5 मिनट की एक वीडियो के अंदर आपको तकरीबन प्रोसीजर उसका कंप्लीट समझ आ गया। जबकि आपके पास जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है, उसका जो प्रैक्टिकल अगर आप परफॉर्म करते हैं वो आपके उसमें प्रैक्टिकल में मौजूद है। तो अगर आप उसका प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो वो भी आपका जो है 2 से 3 घंटे मिनिमम लगेंगे, और अगर उसकी आप वीडियो वगैरह भी रिकॉर्ड करते हैं तो वो भी मिनिमम भी आधे घंटे से 40 मिनट की उसकी वीडियो बनना मस्ट है। अच्छा, अब इसके अंदर किस तरह से होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर, आपके पास एक सिंपल कॉलम जो कि उसने दिखाया हुआ है, जैसे आपको यूं नजर आ रहा है ये टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब नहीं बल्कि असल में ये कॉलम होता है, इसके नीचे से ओपनिंग होती है। अब इससे इसमें क्या होता है कि आपके सॉलिड एडजॉर्बेंट आप यूज करते हैं। सॉलिड एडजॉर्बेंट कौन सा होता है, मैक्सिमम जो इस्तेमाल हो रहा है वो आपके पास सिलिका जेल ही इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो सिलिका जेल है वो एनालिटिकल ग्रेड की होती है। इसके अंदर सिलिका जेल सिंपल भी आती है, और जो इसके अंदर यूज होती है एडजॉर्बेंट के तौर पे वो एनालिटिकल ग्रेड की होती है। इसके बाद आपने क्या करना है कि जो मोबाइल फेज जो है लिक्विड है उसको ऐड करना है टॉप से, और फ्लो डाउन थ्रू द कॉलम बाय आइदर ग्रेविटी और एक्सटर्नल प्रेशर। अब इसके अंदर 2 तरह से होता है कि अगर आपके पास जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो बड़ी आसानी से मूव कर रहा हो ड्यू टू ग्रेविटी, तो ठीक है। अगर वो ड्यू टू ग्रेविटी मूव ना करे या बहुत ही स्लो मूव करे, तो हम उसके अंदर क्या कर सकते हैं, उसको वैक्यूम सक्शन के जरिए से उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करते हैं, जिससे आपके पास जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो थोड़ी सी स्पीड से मूव करना शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा कि स्टेशनरी फेज कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर कौन कौन सी है। स्टेशनरी फेज क्रोमेटोग्राफी के अंदर सिलिका जेल यूज होती है, एल्यूमिना सेलुलोज पाउडर वगैरह यूज होता है, लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ वो आपके पास सिलिका जेल है। इसका तरीकाकार इस तरह से है, बिल्कुल आप लोग ऐसे समझे कि आपने क्या करना है कि जैसे आपके पास टेस्ट ट्यूब है, उसको विजुलाइज कराने का मैं तरीका समझा रहा हूँ। टेस्ट ट्यूब के अंदर आप क्या करना शुरू कर दें, सिलिका जेल को भरना शुरू कर दें। सिलिका जेल को क्या करें, थोड़ा सा डालने के बाद हल्का हल्का सा टैप करें ताकि वो बिल्कुल जाम पैक हो जाए। फिर आप थोड़ी सी उसके अंदर सिलिका जेल ऐड करें, फिर उसको हल्का सा टैप करें, अनटिल के आपके पास जो कॉलम है वो उसका 1/3 पार्ट जो है वो 2/3 पार्ट, यानी कि अगर कॉलम आपके पास 1 फुट का है तो आप उसमें से तकरीबन तकरीबन 8 से 9 इंचेस जो है वो आपकी सिलिका जेल ऐड कर दें उसके अंदर। फिर आप क्या करेंगे कि जो सैंपल आपने अपने सैंपल यूज करना है, जिसको आपने प्योरीफाई करना है, उसका उसी सिलिका जेल, जिस सिलिका जेल को आपने टैप किया है, उसी सिलिका जेल के अंदर उस जो आपके पास सिस्टम है, जो आपके पास सब्सटेंस है जिसको आपने आइडेंटिफाई करना है या प्योरीफाई करना है, उसको आप सिलिका जेल के साथ मिक्स अप कर लेंगे। मिक्स अप करने के बाद वो भी उसमें ऐड कर देंगे। अब क्या हो गया, आपके पास उस कॉलम के अंदर सिलिका भी और आपका जो सैंपल है वो भी मौजूद है। अब आप क्या करेंगे, उसको नीचे से ऑफ कर देंगे, जैसे आपके पास टैप होती है इसी तरह से उसके नीचे टैप होती है, आप उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद आप उसमें अपना सॉल्वेंट सिस्टम ऐड करेंगे। अब ये आपके पास ऐसा नहीं है जैसे हम सिंपल अभी हमने जो परफॉर्म किया
प्रैक्टिकल टीएलसी का कि जी आपने सिर्फ थोड़ा सा सॉल्वेंट ऐड किया, आपने उसमें टीएलसी रखी, वो 2 से 3 मिनट के अंदर ऊपर मूव किया, आपने उसको यूवी लैम्प में रन किया और बात खत्म होगी। नहीं, इसके अंदर क्या होता है कि आपने सॉल्वेंट, आपका जो सैंपल है उसको भी सिलिका जेल में मिक्स कर लिया, सिलिका जेल को भी पैक कर लिया। अब आप क्या करेंगे, उसके ऊपर सॉल्वेंट सिस्टम ऐड करेंगे। अब सॉल्वेंट सिस्टम जैसे उसमें तो हमने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड कर दिया जी, 2 ml 3 ml 5 ml हद हो गई। इसमें आपके पास जो सॉल्वेंट सिस्टम है, सॉल्वेंट है, वो लीटर के हिसाब से भी यूज हो जाता है, वरना आपके पास 50 100 200 ml तक तो नॉर्मल है आपके पास सॉल्वेंट सिस्टम यूज होना। अब क्या होगा कि आप उसमें सॉल्वेंट ऐड कर देंगे, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद उसको अलाउ करेंगे कि वो उसी तरह से रहे। किस लिए आप उसी तरह से उसको रखेंगे कि आपका जो सॉल्वेंट है वो जो आपके पास बीच में सैंपल है उसके साथ उसकी जो अफिनिटी है वो उसके साथ मिक्सअप हो जाए। मिक्सअप होने के बाद आप उसको 1 घंटा 2 घंटे, कई बार ओवरनाइट भी रख दिया जाता है। अगर आपके पास कोई ऐसा सैंपल हो जो कि बहुत ही स्लोली उस सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर मिक्सअप होता हो, तो आप उसको 3 से 4 घंटे 8 घंटे तक भी उसी तरह से स्टे करवा सकते हैं। नहीं तो एक जनरल सी प्रैक्टिस है, आप उसको 1 to 2 आवर्स के लिए रख देते हैं उसको कॉलम को, फिर आप उस कॉलम को क्या करते हैं, ऐसा से ओपन करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर इसका नेक्स्ट बिल्कुल नया स्टेप शुरू हो जाता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है उसके अंदर आप क्या करते हैं, आप उसके नीचे जो आपके पास टेस्ट ट्यूब्स हैं वो रखना शुरू करते हैं। टेस्ट ट्यूब्स के ऊपर आप क्या कर देते हैं, 1 2 3 4 नंबरिंग कर देते हैं। अब उस नंबरिंग करने का क्या मकसद है वो भी अभी इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को बताता हूँ। आपने क्या करना है कि जी उसको जो सॉल्वेंट है उसको उस कॉलम के अंदर से नीचे मूव कराना शुरू करना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर तकरीबन हाफ टेस्ट ट्यूब आपने फिल करनी है। 1 फिल होगी, फिर सेकंड फिल करें, फिर थर्ड फिल करें, फोर्थ फिल करें, अनटिल आपने इसी तरह से तो पूरा जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो मुख्तलिफ टेस्ट ट्यूब्स के अंदर निकाल लेना है। से आपने 20 टेस्ट ट्यूब्स जो है वो आधी आधी, तकरीबन आधी या आधी से कुछ ज्यादा फिल कर ली। अब आपका नेक्स्ट स्टेप दोबारा से टीएलसी वाला ही है। वो कैसे, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जो टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब हो गई, दूसरी टेस्ट ट्यूब है, तीसरी टेस्ट ट्यूब है, आपने क्या करना है, हर टेस्ट ट्यूब के अंदर से आपने टीएलसी प्लेट काटनी है। 5 सैंपल के लिए हो, 4 सैंपल के लिए हो, वो आपकी अपनी उसके ऊपर है। सेम सॉल्वेंट सिस्टम जो आपने पहले इस्तेमाल किया था वही रेशो आपने अब टीएलसी के अंदर भी इस्तेमाल करनी है। अब क्या होगा कि आपने जो जिस तरह आपके पास टेस्ट ट्यूब 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 है, आप यूं समझ लें कि हमारे पास 20 टेस्ट ट्यूब थी, आप 4 की ग्रुप बना लें। आप क्या करें, 1 2 3 4 को एक ही जो आपके पास टीएलसी प्लेट है उस पे मार कर लें। जब आप टीएलसी पे मार करेंगे, आगे सेम प्रोसीजर जो आप लोगों ने टीएलसी वाला परफॉर्म किया है वही वाला टीएलसी वाला प्रोसीजर परफॉर्म होगा। अब क्या होगा कि आपके पास आपने वो 4 जो स्पॉट्स लगाए उनको उसी सॉल्वेंट सिस्टम के अंदर रन किया, यूवी लैम्प को इस्तेमाल किया। आपने देखा कि उसमें जो 1 2 और 3 टेस्ट ट्यूब है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, आपने देखा कि उसके अंदर जो 1 2 और 3 टेस्ट ट्यूब है उन तीनों का स्पॉट बिल्कुल एक जगह पे है, जबकि जो 4 वाला है उसका स्पॉट ऊपर है या नीचे है या बिल्कुल ही नीचे है या मूव ही नहीं किया। इधर कोई भी सिचुएशन है। इससे ये चीज कंफर्म हुई कि आपके पास जो टेस्ट ट्यूब 1 2 और 3 उन तीनों में कोई एक चीज मौजूद है। उन तीनों में क्या है, कोई एक चीज मौजूद है। अब आप क्या करेंगे जी, वो तीनों जो टेस्ट ट्यूब हैं उनको इकट्ठा कर लिया, एक बीकर में उसको रख लिया। फिर आप क्या कर रहे हैं जी, 5 6 7 8 का एक ग्रुप बनाया। 5 जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, 5 6 7 और 8, उनको भी बिल्कुल इसी तरह से जैसे ये आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया टीएलसी वाला, एग्जैक्ट आपने क्या करना है जी, उसके नीचे बॉर्डर लाइन पर लाइन ड्रॉ करनी है, चारों का स्पॉट लगा लेना है, उसको उसी सूटेबल सॉल्वेंट में रन करना है, यूवी लैम्प में देख लेना है। से आपके पास 5 6 7 8 चारों का जो है स्पॉट वो एक ही जगह पर आ गया। इसका मतलब है कि वो चारों क्या है, सेम है। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से आपके पास सैंपल सिंगल था, जब आपने उसको इस तरह से कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर से पास आउट किया, उसके अंदर से 3 सैंपल निकल आए हैं। आपके पास सिंपल सैंपल एक था लेकिन वो प्योर नहीं था। अब आपने क्या किया, उनमें उनको इस तरह से मिक्सिंग अप की। मिक्सिंग अप करने के बाद
कॉलम क्रोमेटोग्राफी करने के बाद आपने उस पे टीएलसी मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के जरिए से आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो आपके पास सिंगल सैंपल था उसके अंदर से जो है तीन रेशियोज निकल आई हैं। इसका मतलब है कि उसमें से कोई एक चीज प्योर है और दो इम्प्योरिटीज है। अब आपने वो जो तीनों निकाल लिया, यानी कि 1 2 3 जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर आपके पास एक चीज आ गई, 4 में कुछ भी नहीं था, 5 6 7 8 में एक चीज आ गई, आगे आपने 9 10 11 12 किया उसमें कुछ भी नहीं था, फिर लास्ट वाली जो आपकी टेस्ट ट्यूब थी उनके अंदर 3 4 टेस्ट ट्यूब के अंदर स्पॉट आए हैं। अब आप क्या करेंगे कि वो जो तीनों अलहदा अलहदा थे उन तीनों को इकट्ठा कर लेंगे, यानी कि 1 2 3 जो टेस्ट ट्यूब है उसको आप एक बीकर में रख लेंगे, 5 6 7 8 है उसको एक बीकर में रख लेंगे, और जो लास्ट में आपके पास आई से हम कहते हैं जी 14 15 16 17 जो टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर भी सेम जो स्पॉट है वो सेम आए हैं। अब आपके पास तीन आ गए। अब इन तीनों का जो आपके पास अलहदा अलहदा बीकर है फिर उसकी एक टीएलसी परफॉर्म करेंगे। उन तीनों की टीएलसी परफॉर्म करने के बाद आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। फिर आप क्या करेंगे, उस चीज को जो सॉल्वेंट है उसको उसमें से निकालेंगे, खत्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं जी, रोटरी इवेपोरेटर हो सकता है, तो उसके अलावा आप उसको सिंपल इवेपोरेशन कर सकते हैं, उसके अलावा आप वैक्यूम इवेपोरेशन उसकी कर सकते हैं। अब जब वो रिमूव कर लेंगे आप उसमें से सॉल्वेंट को, तो आपके पास पीछे फिर दोबारा से सॉलिड आ जाएगा। अब आपके पास पहले जो सैंपल एक था उसमें से आपके पास तीन सॉलिड आ गए हैं। अब उन तीन सॉलिड में से कोई एक चीज प्योर है और दो चीज इम्प्योर है। अब आप क्या करेंगे, उसका जी फर्दर आप कॉलम क्रोमेटोग्राफी की वजह से आपने आइडेंटिफाई कर लिया, सेपरेट कर लिया, फिर आप उसकी आईआर कर सकते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन से आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, और उसका अगर लिक्विड फॉर्म में आता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक हो सकता है, एनएमआर परफॉर्म हो सकता है। आगे आपके पास फिर असल में क्या है कि आपके पास वो सैंपल जो इम्प्योर था उसको हमने थिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मदद से और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की मदद से आइडेंटिफाई कर लिया और सेपरेट आउट कर लिया। ये इसका एक जर्नल सा प्रोसीजर है, पूरा मेथड है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को ये जो हमने विजुलाइज तो नहीं कर सके क्योंकि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। जी, ब्रीफली आप लोगों को समझाने की कोशिश की है ताकि आप लोगों को ये चीज भी थोड़ी सी समझ आ जाए कि ये किस तरह से परफॉर्म किया जाता है या परफॉर्म किया गया है। अब इसकी जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है, सेम आपके पास सेपरेशन ऑफ बेंजोडाइजापीन की बात कर ली है, एनालिसिस ऑफ मेडिसिन की बात है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह को प्योरीफाई करने के लिए है, और सेपरेशन ऑफ डिफरेंट बॉडी टिश्यू कि आपकी ये टोटल किस पे डिपेंड करती है, ये मैक्सिमम आपके पास सेपरेशन वगैरह के ऊपर वो करती है कि जी सेपरेट आउट किस तरह से होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जब आप लोग कर लेते हैं इस तरह से परफॉर्म, तो इससे क्या है कि आपके पास एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है उसके हवाले से ये बातें हैं कि जी एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कैसे मुख्तलिफ जो आपके पास इसकी हम एप्लीकेशन अगर जर्नल आप देखते हैं तो क्या होता है जी कि जी मुख्तलिफ आपकी जो फूड वाली टीम्स आती हैं या ड्रग वाली टीम्स आती हैं, वो सैंपल ले जाते हैं। सैंपल ले जाने के बाद वो किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें से कौन सा सैंपल ठीक है, कौन सा सैंपल ठीक नहीं है, वो इसी तरह की आपके पास प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं, उनकी बेस के ऊपर फिर उनकी रिपोर्ट जनरेट होती है। ठीक है, अच्छा, आज की जो क्लास है उसके अंदर जो स्टूडेंट बाद में भी इंटर हुए हैं या किसी वजह से लेट हो गए हैं, उनके लिए हम ब्रीफ सा 5 to 7 मिनट्स में आज की क्लास को सम अप करने के लिए कि आज की क्लास के अंदर हमने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी के हवाले से क्रोमेटोग्राफी क्या होती है उसकी डेफिनेशन की है कि जी क्रोमेटोग्राफी आपके पास क्रोमा दो वर्ड्स हैं, क्रोमा मींस कलर और ग्राफी मीन राइटिंग, कि आपके पास डिफरेंट जो सैंपल हैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर हम क्या कर सकते हैं जी, सेपरेट आउट कर सकते हैं, और उनकी क्या स्पेसिफिकली केमिस्ट्री क्या है उसकी, कि जो डिफरेंट जो केमिकल हैं उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटी है डिफरेंट सॉल्वेंट्स में। इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम क्रोमेटोग्राफी अप्लाई करते हैं। क्रोमेटोग्राफी की अगर हम स्टेशनरी फेज है, मोबाइल फेज है, दो तरह के आपके पास फेजेस हैं। फिर आपके पास जो स्टेशनरी फेज है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है,
हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीशियम वगैरह है, क्रोमेटोग्राफी पेपर वगैरह या सिलिका पेपर है, या कॉलम क्रोमेटोग्राफी में फिर सिलिका जो है वो एज अ स्टेशनरी फेज यूज होता है। फिर आ जाता है हमारे पास मोबाइल फेज। मोबाइल फेज के अंदर हमने 4-5 जो मोबाइल फेज आपकी बुक के अंदर लिखे हैं वो भी हैं, और इसके अलावा भी आपके पास जो कुछ एथेनॉल, मेथानॉल, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट, पेट्रोलियम ईथर, ये सारे आपके पास मोबाइल फेज के तौर पे यूज होते हैं। फिर हमने पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स की बात की, असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और रेडियल क्रोमेटोग्राफी। असेंडिंग में क्या होता है कि आपका जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो नीचे से ऊपर की तरफ मूव करता है, डिसेंडिंग में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसीजर है वो एज कम्पेयर टू असेंडिंग बहुत ही क्रिटिकल है, और वो सिर्फ उन सॉल्वेंट सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है जिनकी अफिनिटी बहुत ही कम हो। तो वो फिर उनको हम ग्रेविटी की मदद से नीचे की तरफ मूव कराते हैं, और उसके लिए स्पेशल आपके पास वो डिवाइसेस यूज होती हैं जिससे आप उसका जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो ऊपर से नीचे की तरफ मूव करता है। जबकि असेंडिंग में आप लोगों ने देखा है कि हमने इस तरह की कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं की, असेंडिंग खुद ब खुद मूव होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से हमने प्रोसीजर डिटेल से शेयर कर लिया। उसमें स्टाइल ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी की भी हमने की बात। एप्लीकेशन में देखा तो एप्लीकेशन में जी आपकी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन के लिए ये यूज हो रहा है, बॉडी टिश्यूज के लिए, इन्वेस्टिगेशनल पर्पस के लिए, फॉरेंसिक में बहुत ज्यादा जो आपके पास डेथ और क्राइम सीन वगैरह है, इस तरह के जो सीन से आपको जो शवाहिद मिलते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है इसी तरह की टेक्निक से। फिर हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के हवाले से डिटेल आप लोगों के साथ शेयर की, उसका प्रोसीजर, उसका स्टाइल, उसकी एप्लीकेशन, और साथ में यहाँ पर हमने एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की, और उस वीडियो को हमने कंप्लीट आप लोगों के साथ डिस्क्राइब किया। 5 to 6 मिनट की वीडियो थी, आपकी अपनी ही लैब की बनी हुई, ठीक है। उसी वीडियो को हमने दोबारा से आप लोगों के साथ शेयर कर लिया ताकि ये चीज आप लोगों की अच्छे से रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमारे पास पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म नहीं किया, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि एक्सटेंसिव उसका प्रोसीजर है, तो वो जब परफॉर्म करेंगे तब उसकी वीडियो भी बना लेंगे ताकि फिर अगर दोबारा आप लोगों को रिवीजन के लिए आपके पास वो वीडियो मौजूद हो ताकि आप उसको आसानी से देख सकें। फिर हमने टीएलसी के बाद लास्ट अभी जो हमने सेशन किया उसके अंदर हमने कॉलम क्रोमेटोग्राफी के ऊपर डिटेल ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके अंदर हमने कॉलम के बारे में बताया आपको, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज के हवाले से आप लोगों के साथ डिस्कस किया, उसको कॉलम को किस तरह से पैक किया जाता है पूरा प्रोसीजर आपके साथ डिस्कस किया कि जी उसके अंदर सिलिका जेल ऐसा ऐसा से आप ऐड करते जाएंगे, हल्का हल्का टैप करते रहेंगे ताकि वो अच्छे से उसके अंदर बैठ जाए। फिर जो आपके सैंपल है उसको भी सिलिका जेल के अंदर मिक्स करके उसके अंदर आप ऐड कर देंगे। फिर आप उसमें जो सॉल्वेंट सिस्टम है, सूटेबल सॉल्वेंट सिस्टम, वो आप ऐड कर देंगे। इसमें आपके पास जो सॉल्वेंट है वो काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है, हो सकता है 100 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml तक भी इस्तेमाल हो जाता है। फिर हमने इसके अंदर मोबाइल फेज की बात कर ली कि जी आपके पास मोबाइल फेज मुख्तलिफ हो सकते हैं। फिर आपने उसको प्रोसीजर किस तरह से करना है कि आपने उसको डिफरेंट जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको नंबरिंग कर लेनी है, उन टेस्ट ट्यूब्स को नंबर करके आपने अलहदा अलहदा जो सॉल्वेंट है उसको उसमें से निकालते रहना है। फिर उनको आपने दोबारा से जोन से टेस्ट ट्यूब के सेम स्पॉट्स आते हैं उनको इकट्ठा कर लेना है। अगर आपके पास एक सैंपल था उससे 3 आते हैं, 4 आ जाते हैं, उनमें से आपके पास कोई एक चीज प्योर है और बाकी चीज क्या है, इम्प्योर है। फिर आपने उसको फर्दर आगे परफॉर्म कर लेना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर आईआर कर सकते हैं, बाकी भी आगे केमिस्ट्री की जितनी भी आपके पास चीजें हैं उसको आप इस्तेमाल करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपके पास सैंपल में से 3 चीजें निकली थी उनमें से कौन सी एक चीज प्योर है, बाकी जो है इम्प्योर है। ये आज की आपकी जो क्लास है वो हमने कंप्लीट हो गई, सम अप भी कर लिया आप लोगों के साथ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो थे वो पहले सेशन में मौजूद नहीं थे, तो अभी इस सेशन में मैक्सिमम स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो हमने इसलिए आपके साथ पहले सेशन वाली जो चीजें हैं वो भी दोबारा से रिवाइज कर ली हैं। अब अगर किसी भी सॉरी स्टूडेंट को